आज का टॉपिक है ब्रेन वेव्स क्या है और ब्रेन वेव का ध्यान से क्या संबंध है। इस ब्रह्मांड को समझने के लिए दो सृष्टियों की आवश्यकता है। एक भौतिक दृष्टि और दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि के संदर्भ में सभी पहले से ही अवगत हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टि से इस ब्रह्मांड को समझने का प्रयास किया जाएगा। हमारे संतों ने अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग किया, क्योंकि भौतिक शरीर से किसी खास सीमा तक ही ब्रह्मांड को समझा जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर पंच भौतिक पदार्थों से बाहर होता है। इसके लिए हमें स्वीकार कर लेना होगा कि हमारा भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग है। विज्ञान पहले तो सूक्ष्म शरीर को नहीं मानता था, लेकिन अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि सूक्ष्म शरीर का फोटो भी लिया जा सकता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी स्वीकारा है कि जब हम अपनी स्थूलता छोड़ दें तो असीमित बन सकते हैं। उन्होंने टाइम एंड स्पेस में इसकी चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम पदार्थ से बंध गए हैं। जब हम इस स्थूलता को छोड़ दें, तभी विराट प्रकृति का दर्शन कर सकते हैं। अध्यात्म कहता है कि इस ब्रह्मांड को समझने के लिए सूक्ष्म शरीर ही समर्थ हो सकता है, क्योंकि वह पदार्थ से बंधा नहीं है। किसी दूसरे लोक में जाने के लिए हमें यान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को कहीं भी आने जाने में यान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमारे संतों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस ब्रह्मांड का अनुभव प्राप्त किया। आज भी जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर की दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रहस्य समझ में नहीं आएगा। यह संपूर्ण ब्रह्मांड किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक्षण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा है जो विभिन्न रूपों में दिखती है। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ की अंतिम इकाई ऊर्जा है, तरंग है, और अध्यात्म बहुत पहले घोषणा कर चुका है कि यह संसार माया है, पानी का बुलबुला है, जो विभिन्न पदार्थ बनकर दिख रहे हैं। लेकिन इन पांच तत्वों के मिलने भर से स्थूल तो निर्मित हो जाता है, प्राणवान नहीं हो सकता। जैसे कि खिलौना बन जाए, लेकिन वह चलायमान तभी होता है जब उसमें बैटरी लगा दी जाए। ऐसे ही अस्तित्व में जो कुछ स्थूल है, उसका प्राण तत्व शून्य है। इसी के संयोग से प्राण निर्मित होता है, जो स्थूल को गतिमान कर देता है। जो सूक्ष्म में प्रवेश करना चाहते हैं, वे अपनी बाहरी इंद्रियों के ठीक विपरीत आंतरिक इंद्रियों पर केंद्रित होना शुरू कर दें। सूक्ष्म की यात्रा विकट नहीं बल्कि स्थूल के बहुत निकट होती है। हम हैं कि ये यात्रा नहीं करते, लेकिन स्थूल से सूक्ष्म को देखना चाहते हैं। स्थूल को छोड़ते जाओ, सूक्ष्म अपने आप प्रकट हो जाएगा। बाहर की वाणी को विराम दो, अंदर का मौन उठना शुरू हो जाएगा। प्रकट स्थूल से अपनी आंतरिक इंद्रियों को हटाना शुरू कर दो, सूक्ष्म शरीर प्रकट हो जाएगा। क्या है मानव मस्तिष्क? जिस प्रकार आंख, नाक, कान, पैर आदि शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन में चार प्रकार के विचार चलते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। जहाँ मन विचार शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति और संस्कार कर्म शक्ति है। मस्तिष्क विभिन्न चरणों में कुछ तरंगों का उत्सर्जन भी करता है, जिसे मस्तिष्क तरंगों के रूप में जाना जाता है। मानव मस्तिष्क ईश्वर की सर्वोत्तम आश्चर्यजनक रचनाओं में से एक है। लगभग 2 किलोग्राम वाले मानव मस्तिष्क में असीमित क्षमताएं हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार मानव मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है। मस्तिष्क का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। शरीर और मन के सुचारू क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों में सामंजस्य बना रहे। मस्तिष्क को फ्रीक्वेंसी बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा से जोड़ते हैं, जो चेतना की कुछ अवस्थाओं से जुड़े होते हैं। आधुनिक शोधों से मानव के मन के दो प्रकार ज्ञात हुए हैं: चेतन व अवचेतन। चेतन या जागृत मन, जिसका हम केवल 1 से 15% उपयोग करते हैं। इंद्रिय नियंत्रण, शरीर की हलचल, विचार एवं तर्क शक्ति, बुद्धिमत्ता, सही अवसर की पहचान एवं उसका सही फायदा, अच्छे बुरे की पहचान, इच्छा की उत्पत्ति आदि सब जागृत मन की शक्तियां हैं। यह सब मानवीय शक्तियां हैं, जो केवल 15% हैं। चेतना की 3 अवस्थाएं: जागृत, सुप्त और स्वप्नावस्था।
अवचेतन मन, बाकी की 85% शक्ति अवचेतन मन के पास है, जैसे जिसे हमें दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक शक्ति भी कह सकते हैं। इंद्रियों पर चेतन व अवचेतन मन दोनों मन का नियंत्रण होता है। टेलीपैथी, याद शक्ति, भावनाएं, ज्ञान, प्रज्ञा, सही अवसर पर खड़े रहने की क्षमता, ऐसी कई शक्तियां अवचेतन मन के पास है। इस मन के पास एक नैसर्गिक घड़ी और कैलेंडर भी है। इसके अलावा शरीर के स्वचालित तंत्र पर काबू करना, घाव भरना, इच्छा, मृत्यु, मनोबल आदि एवं आध्यात्मिक शक्तियों का अवचेतन मन के पास होती हैं। चेतना की तीन अवस्थाएं, जागृत, सुप्त और स्वप्नावस्था की सर्वश्रेष्ठ तुलना प्रकृति से ही हो सकती है। प्रकृति सोती, जागती और स्वप्न लेती है। यह सृष्टि में एक विशाल स्तर पर होता है और यह मानव शरीर में एक अलग स्तर पर होता है। जागना और सोना सूर्योदय और सूर्यास्त के समान है। स्वप्न इनके बीच की गोधूलि की बेला है। और ध्यान इस बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान के समान है, जहाँ कोई सूर्योदय, कोई सूर्यास्त नहीं होता, कुछ भी नहीं। ब्रेन वेव थेरेपी क्या है? हमारे सभी विचारों, भावनाओं, व्यवहार, सुख दुख की अनुभूति हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स क्रिया की वजह से होती है। इन न्यूरॉन्स की गतिशीलता ही हमारी मनोदशा को निर्धारित करती है। ब्रेन वेव्स में इन न्यूरॉन की गति को विभिन्न बैंडविड्थ के साउंड की सहायता से इस्तेमाल कर किया जाता है। हम जो भी क्रिया करते हैं या महसूस करते हैं, उसके हिसाब से हमारे दिमाग में ब्रेन वेव्स बदलती रहती हैं। जब धीमी ब्रेन वेव्स हमारे दिमाग पर हावी होती हैं, तब हम थका हुआ, धीमा, सुस्त या नींद का अनुभव करते हैं। और जब हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तब हम अति सावधान और सक्रिय महसूस करते हैं। ब्रेन वेव में तरंगों को दिमाग तक पहुंचा थेरेपी में तरंगों को दिमाग तक पहुंचाकर मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है, या यूं कहें कि मूड बदला जाता है। जैसे लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए ड्रम बीट की साउंड का उपयोग किया जाता है और हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स के लिए बांसुरी जैसे यंत्रों की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अब इस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनियों को मिलाकर एक संपूर्ण ब्रेन वेव थेरेपी बनाई जाती है। ब्रेन वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? गामा वेव्स 40 to 100 हर्ट्ज। गामा वेव्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, ये बहुत तेजी से चलती हैं, जैसे बांसुरी की आवाज। ये वेव्स हमारे दिमाग में बहुत तेजी से सूचनाएं पहुंचाती हैं। गामा वेव से बुद्धिमत्ता, करुणा, मजबूत आत्मनियंत्रण, हायर आईक्यू लेवल, स्मरण शक्ति और खुशी बढ़ाने में सहायता मिलती है। यह हमारी संवेदनाओं को बढ़ाती है, जिससे इनकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। और जब हमारा शरीर गामा वेव्स के संपर्क में आता है, तब हमारी देखने, सूखने और सूंघने, सुनने और खाने में अच्छे अनुभव मिलते हैं। ब्रेन वेव्स में गामा वेव्स को ध्यान से केंद्रित किया जाता है। जब हमारा दिमाग इन वेव्स के संपर्क में आता है, तब हमारे दिमाग में न्यूरॉन ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं। मेडिटेशन करने से ये पाया गया है कि हम गामा वेव्स पैदा कर सकते हैं। और जैसे कि किसी हॉबी को परस्यू करना, सिंगिंग, पेंटिंग करने पर हम ब्रेन वेव्स को गामा वेव्स को पा सकते हैं। बीटा तरंगे हमारे ब्रेन पर पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। और इन तरंगों की स्पीड है 20 से 24 प्रति मिनट। यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। यह वेव बहुत तेज और गतिशील होती हैं। जब हम बहुत सजग अवस्था में किसी गंभीर समस्या का समाधान खोज रहे होते हैं या कोई निर्णय ले रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग सेल्स में यह पैदा होती हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ये बहुत ज्यादा ऊर्जा और उत्तेजना पैदा करती हैं। इस प्रकार ये ऊर्जा को हमारी मन को शांत नहीं रहने देती हैं। अल्फा वेव्स, ये वेव्स हमारे दिमाग सेल्स में उत्पन्न होती हैं जब हम शांति से सोच रहे होते हैं। मेडिटेशन की अवस्था में अल्फा को वर्तमान की शक्ति बताया गया है। अल्फा वेव दिमाग के को आराम देने के लिए ये पूरे शरीर में समन्वय, शांति और शरीर के सभी अंगों को एकीकरण करने में यूज की जाती हैं। अल्फा तरंगों से हमारा मन शांत हो जाता है और इसकी स्पीड 8 से 15 प्रति मिनट होती है। इससे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था में या अर्ध सुप्त अवस्था में रहते हैं। थीटा वेव्स,
जब हम निद्रा या गहरे ध्यान में होते हैं तब यह थीटा वेव्स उत्पन्न होती हैं। यह वेव्स कुछ नया सीखने और स्मृति को बढ़ाने वाली होती हैं। जब हमारा दिमाग थीटा वेव्स के संपर्क में आता है तब हमारे दिमाग का संपर्क बाहरी दुनिया से कम हो जाता है और हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है जो संकेत उस समय उत्पन्न हो रहते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना या गणित का कोई इक्वेशन सुलझाना। थीटा वेव्स के साउंड को पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत होकर निद्रा में चला जाता है। इसमें हमारी दिमागी तरंगें 4 से 8 के बीच प्रति मिनट हो जाती हैं। इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक होते हैं। थीटा वह चेतना है जहाँ दृश्य, प्रेरणा और रचनात्मक शक्तियां मिलती हैं। ध्यान और योग से इससे हमें फायदा मिलता है। थीटा के दौरान अधिक संवेदनशीलता के कारण कई लोगों को असाधारण अनुभव भी करने को मिलते हैं। डेल्टा वेव्स 0.5 to 4 हर्ट्ज। डेल्टा वेव्स ऊंचे स्वर की धीमी गति वाली होती है। यह स्लो फ्रीक्वेंसी है और मन के अंदर गहराई तक उतर जाने वाली होती है, जैसे एक ड्रम की आवाज। यह बहुत गहरे ध्यान तथा गहरी नींद में पैदा होती है। यह वेव्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर बाहरी दुनिया का संपर्क कम कर देती है, जो दिमाग को पूरी तरह से आराम करने में सहायता देता है। इन वेव्स का प्रयोग नींद, विश्राम और मन की शांति को पाने के लिए किया जाता है। हम डेल्टा वेव साउंड को अच्छी नींद पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टा तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह शांत होकर 0 से 4 के बीच प्रति मिनट चल रही होती हैं। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश होते हैं। यह गहरी निद्रा अवस्था 8 घंटे की नींद में मुश्किल से घंटे के आसपास होती है। इसमें सपने और अवचेतन मन बिल्कुल शांत एवं निष्क्रिय हो जाते हैं। डेल्टा की बैंडविड्थ में ब्रेन वेव्स का आयाम सबसे अधिक है और गहरी नींद में माना जाता है। यह आवृत्तियां रहस्यमय अनुभवों और सामूहिक चेतना के लिए उद्घाटन बनाती है। हम सभी जानते हैं कि रात में अच्छी नींद आती है जो इन आवृत्तियों से जुड़ी है। अनुभवी योगी जो गहन ध्यान में सक्षम है, वे अपने सचेतन अवचेतन से संपर्क करने में सक्षम हो सकते हैं। यह आत्म चिकित्सा, उच्च अंतर्दृष्टि और जीवन के कई पहलुओं और हमारे अस्तित्व के बारे में ज्ञान जैसे मुद्दों के लिए जिम्मेदार होती है। डेल्टा तरंगे जो मोस्ट पावरफुल तरंगे हैं, यह तब चलती हैं जब मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं और इसलिए यह साइंटिफिक तौर पर सिद्ध हो चुका है कि 20 मिनट के मेडिटेशन से 8 घंटे की थकान दूर हो जाती है। डेल्टा तरंगों की अवस्था में हमारे नींद के 2 घंटे के चक्र के दौरान भी 20 मिनट के लिए होती है। पूर्व के विज्ञान ने फ्रीक्वेंसी और हार्मोन्स का संबंध ध्यान में रखकर महामृत्युंजय जैसे मंत्र की रचना की होगी। उस समय विज्ञान की समझ आज के विज्ञान से कहीं आगे थी। उनको मालूम था कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें प्रभावित करती है। ब्रेन वेव थेरेपी मानसिक शांति और शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए महामृत्युंजय जाप और अक्षर की ध्वनियों के द्वारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें स्वस्थ और मुक्त करते हैं। योग सूत्र के धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा हुआ है, जिसे हम पंचकोश कहते हैं। ये हैं अन्नमय कोश, अन्न तथा भोजन से निर्मित; प्राणमय कोश, प्राणों से बना; मनोमय कोश, मन से बना; विज्ञानमय कोश, अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना; आनंदमय कोश, आनंद अनुभूति से बना या आत्मा से बना। योग मान्यताओं के अनुसार चेतन और अवचेतन मन के अनुभूति पर आधारित होते हुए ये कोश सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाता है और अंत में एक ऐसी स्थिति आती है जब अंतिम सीमा में पहुंच जाता है, जहां वो स्थूल शरीर के बंधन से मुक्त होकर सर्वगामी बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे अल्फा स्टेट कहते हैं। ध्यान अमन की अवस्था है। ध्यान बिना किसी विचार के शुद्ध चेतना की स्थिति है। जब तुम कुछ भी नहीं करते तब ऊर्जा केंद्र की तरफ बढ़ती है, यह केंद्र की ओर एकत्रित हो जाती है। जब तुम कुछ करते हो तो ऊर्जा बाहर निकलती है। करना बाहर की ओर जाने का एक मार्ग है, ना करना भीतर की ओर आने का एक मार्ग है। किसी कार्य को करना पलायन है। ध्यान है केवल स्वयं की उपस्थिति में आनंदित होना, स्वयं में होने का आनंद। यह बहुत सरल है। चेतना की
पूरी तरह से विश्रांत अवस्था, जहां तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जिस क्षण तुम्हारे भीतर कर्ता भाव प्रवेश करता है, तुम तनाव में आ जाते हो। चिंता तुरंत तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन मस्तिष्क की तरंगे जितनी कम होती हैं, उतना आसान है सीखना। जब हम क्रोध या तनाव की अवस्था में होते हैं, तब बीटा प्लस व बीटा तरंगे पहुंचती हैं, और जब हम प्रतिदिन सकारात्मक विचार लेने लगते हैं, तब हमारे मन की अवस्था अल्फा व थीटा स्टेट तक पहुंच जाती है। अब हमारे काम के लिए बीटा तरंगों का कोई उपयोग नहीं। अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में सर्वव्याप्त है। अल्फा की भी दो तरह की सतह होती है, एक ऊपरी और एक गहरी। ऊपरी सतह में हमारा चेतन मन मामूली सा सक्रिय रहता है। यह स्थिति आदतों को बदलने के लिए, मनोकामना प्राप्ति के लिए, मानसिक परिवर्तन सहित शारीरिक कष्टों को नियंत्रित करने के लिए, सम्मोहित करने के लिए, किसी को सुझाव देने के लिए आता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स परस्पर चुंबकीय शक्ति के आधार पर एक दूसरे से जकड़े हुए हैं, अपनी नियत कक्षा में परिभ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है, जिसके दो सिरे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य तथा अन्य ग्रहों से आने वाले आकाशीय विकिरणों को अपनी ओर खींचता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर होता है, कहीं कहीं प्रतिदिन, कहीं कहीं लंबे अंतराल पर। वैज्ञानिकों ने विभिन्न परीक्षण द्वारा यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी के चुंबक होने वाले परिवर्तन हृदय और मस्तिष्क के क्रियाकलापों पर काफी प्रभाव डालते हैं। मानव खुद एक जीवित चुंबक है। विज्ञान के अनुसार आयन्स के सतत प्रवाह से विद्युत बनती है। मानव शरीर के करोड़ों कोशिकाओं में व्याप्त कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम के आयन भी सतत प्रवाह होकर निरंतर जीव विद्युत का उत्पादन करते हैं। मानव रक्त में होने वाले परिवर्तन हमें रोगी या निरोगी बनाते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक आयरन तत्व सतत गतिशील होकर शरीर को एक चुंबक बना देता है। अतः आकाशीय विद्युत चुंबक का प्रभाव हमारे रक्त पर भी पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय विद्युत चुंबकीय तरंगों का असर समय और व्यक्ति विशेष के ऊपर अलग अलग पड़ता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इन्हीं तरंगों की असमानता के कारण भिन्न भिन्न है। चित्त चित्तस चिकित्सकीय शोध में पाया गया कि जब मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध संतुलित होते हैं, तब मस्तिष्क से अल्फा तरंगे बहुलता से निकलती हैं। यह अल्फा तरंगे 7 से 12 साइकिल पर सेकंड होती हैं। इन तरंगों से हमारा शरीर शिथिल हो जाता है, और मस्तिष्क तरंगे पृथ्वी के चुंबकीय स्पंदन शुमान रेजोनेंस, जिसकी आवृत्ति 7 से 12 साइकिल पर सेकंड है, के बराबर हो जाती है। मस्तिष्क से निकलने वाले अल्फा तरंगे मस्तिष्क को सृजनात्मक और अंतर ज्ञान के प्रादुर्भाव के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करती है। इस समय मस्तिष्क जानकारी ग्रहण करने के लिए, प्रसारित करने के लिए अत्यंत क्रियाशील हो जाता है, और धीरे धीरे मस्तिष्क के सभी प्रणालियों में सामंजस्य आने लगता है। यह ऐसी अर्ध सुप्त अवस्था है कि जहां आप अपने मास्टर के सुझावों का चेतन मन द्वारा उपयोग करते हुए अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इस अल्फा स्टेट पे जाने के लिए शरीर को बहुत गहराई से शिथिल नहीं करना पड़ता, बस सामान्य सा शिथिलीकरण इस अवस्था में जाने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवस्था में हमारा चेतन मन 50% सक्रिय रहता है। अल्फा की गहरी सतह में हम अपने शरीर एवं चेतन मन से मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में हमारा चेतन मन 10% तक सक्रिय होता है। अल्फा अवस्था में हमारी तर्क बुद्धि पूरी तरह सुप्त हो जाती है। इस अवस्था में हमारा सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलकर समय और सीमा से परे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, किसी भी युग में, अनंत भूतकाल में, अनंत भविष्य काल में यात्रा कर सकती है, और प्रत्यक्ष अपने मन की आंखों से सब कुछ चलचित्र की तरह स्पष्ट देखकर आ सकती है। इसे ध्यान की गहरी अवस्था भी कहा जाता है। अल्फा मस्तिष्क की तरंगें बीटा की तुलना में की आवृत्ति में धीमी होती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अधिक आरामदायक चेतना प्रदान करती हैं। यह आवृत्ति कल्पना, स्मृति, एकाग्रता, रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, और तनाव को कम करती है, जिससे सीखने में लाभ होता है। ध्यान मस्तिष्क में अल्फा आवृत्तियों और रोजमर्रा की चीजों में इसे बनाए रखने की क्षमता में को वृद्धि का कारण बनता है। अल्फा स्टेट को पाने के लिए ध्यान में गहरे ध्यान में उतरने के लिए के द्वारा हम इस स्टेट में इजीली आ सकते हैं।